बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अहमदुद्दीन भाई और ये डेंगू की जो वीडियो बनाई थी तो उसका सेकंड पार्ट है। तो तकरीबन उसमें हमने डायग्नोसिस कर ही लिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त इसका कन्फ्यूजन है, वायरल इन्फेक्शन जो लाहौर में फैली हुई है, रेस्पिरेटरी और पेट के साथ भी ये फैली हुई है, तो उसको उससे डिफ्रेंशिएट करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप ज़रा खुल के मैनेजमेंट कर सकते हैं। और डेंगू में बहुत एहतियात से मैनेजमेंट करनी चाहिए, इसमें आईवी फ्लूइड्स वगैरह का भी ध्यान करना चाहिए, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट दोबारा बनाया है। तो अब आ जाता है जनाब, जैसे हम जा रहे थे उसमें डायग्नोसिस चल रहा था, ये डेंगू फीवर है और ये डायग्नोसिस चल रहा। तो डायग्नोसिस में उसमें मैंने वो ग्राफ एक बनाया था और उसमें बताया था कि CBC और फिर NS1 के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जल्दी जो पॉजिटिव चीज़ आती है वो NS1 आता है, और उसके बाद फिर उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं जो है वो IgM रीसेंट इन्फेक्शन ज़ाहिर करता है और IgG जो है वो पुरानी इन्फेक्शन ज़ाहिर करता है। तो उसके साथ ही अब मैं दोबारा ज़रा इसको देखें तो सबसे पहले डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि किसी को डायग्नोस करना है कि भाई, तो सबसे क्लिनिकल डायग्नोस है कि उसमें सिम्टम्स आएंगे। अगर सिम्टम्स उसमें आएंगे जो कि बहुत साइंस और सिम्टम्स, साइंस हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ठीक है, और फीवर है बहुत तेज़, और ये वायरल इन्फेक्शन में फ़ीवर यूजुअली इतना तेज़ नहीं होता, जो रेस्पिरेटरी चल रही है तो 104 103 और परसिस्टेंट चल रहा है। अगर मलेरिया होगा तो इंटरमिटेंट, सुबह हो गया, रोज़ सुबह हो गया या रोज़ रात को हो गया, लेकिन डेंगू में लगातार चल रहा है। अच्छा, और पेन ज़्यादा, ब्रेक बोन जो है ना फीवर होगा, और पट्ठों में दर्द, माइल्जिया, जोड़ों में दर्द, आर्थ्रेल्जिया, तो हर तरफ दर्द ही दर्द, और ये रैश, मीज़ल्स की तरह का रैश, ठीक है। और फिर वहाँ बताया था कि जो था ना वाइट आइलैंड्स इन जो था ना रेड सी, कि वो सारा सुर्ख है और बीच में वाइट निशान है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी बंदा गया है एंडेमिक एरिया में या जहाँ पे इन्फेक्शन फैली हुई है वहाँ से होके आया है और उसको उसी तरह के सिम्टम्स हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें शक पड़ना चाहिए कि ये इसको डेंगू फीवर हो गया है। तो लैब टेस्ट जो थे हमने बताया था कि CBC है। CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होंगे, और प्लेटलेट जो है 1 लाख से कम होंगे तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि डेंगू है। और इसमें हेमोग्लोबिन जो वो ज़्यादा होगा क्योंकि पानी की लीकेज होगी, फ्लूइड बाहर निकलेगा तो हेमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा। तो WBC जो है वो, लेकिन इसमें वो भी कम होंगे। ये बहुत कम बुखार है जिसमें WBC इन्फेक्शन में सब में WBC ज़्यादा होते हैं, या नॉर्मल रहता है या ज़्यादा होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में 6 7 8 9 10 11 12 होगा WBC, लेकिन डेंगू में 4 या 4 से भी नीचे आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा ये डेंगू है। अच्छा हाँ, ये लिवर जो है एंजाइम, तो लिवर जो एंजाइम है वो लिवर फंक्शन जो टेस्ट है इसमें ये ALT भी इंक्रीज़ होगा, AST भी इंक्रीज़ होगा, और ये लिवर थोड़ा सा सूजा भी होगा जब अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, ठीक है। नहीं, स्पेसिफिक जो डेंगू टेस्ट है हमने बताया था कि NS1 जो एंटीजन टेस्ट है ये शुरू से ही पॉजिटिव होगा और ये बहुत अर्ली डिटेक्शन करेगा, और ये शुरू के जो 1 से 7 दिन 5 दिन इसमें लिखा है, देखिए 7 दिन तक मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद इसको चेक करने की तुक नहीं बनती। तो एंटीबॉडीज़ आ गई IgG और IgM जो है रीसेंट इन्फेक्शन, IgG पास्ट या सेकेंडरी इन्फेक्शन है। अच्छा जी, अब ये उसमें आपको बताया था टॉर्निकेट जो टेस्ट है। टॉर्निकेट टेस्ट में जो कैपिलरी की जो फ्रिजिलिटी देखनी है कि ब्लीडिंग रिस्क कितना हो गया है, तो आपने ब्लड प्रेशर का कफ बांधा और उसको, या मैं आपको साथ साथ इसकी तस्वीरें भी दिखाते जाते हैं, तो उसमें जब वो अगर फ़र्ज़ करें आसानी के लिए 120 और 80 है उसका BP, तो हमने 100 पे रखा और उसका कफ बंद करके उसको इन्फ्लेट करके 5 मिनट उसको बंद रखा। तो उसके बाद जब हम देखेंगे तो 1 इंच में जो स्क्वायर इंच है उसमें जो पट्टी की निशान है, थोड़े थोड़े लाल थोड़े थोड़े काले निशान है ना, जो वो होंगे 10 या 10 से ज़्यादा, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये कैपिलरी फ्रिजिलिटी टेस्ट ये पॉजिटिव आ जाएगा, 10 या 10 से ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, अब इसमें फिर वो आ जाएगी इमेजिंग वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। अच्छा जी, एक्सरे छाती का जो आएगा उसमें अगर ये वो वहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे ज़्यादा जो है विद जो है ना ये रिस्क है, ज़्यादा बीमार है, जो डेंगू है वो उसमें साइंस सिम्टम ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो आएगा कि क्योंकि लीकेज हुई है, थर्ड स्पेस में पानी आ गया है, तो उसमें आएगा
कि ये जो आ गया ना जी, ये एक्सरे, तो ये अगर फेफड़ों में पानी आ गया तो प्लूरल रिफ्यूजन, और अगर पेट में पानी आ गया तो असाइटिस, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है जी, अब आ गई मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली अगर आप इसमें से समझें, और ये देखें पेशेंट्स के लिए भी है और डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी है, कि इसमें ज़्यादा जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है नहीं करना चाहिए। और एग्रेसिव ट्रीटमेंट से मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब एक बंदे को फ़र्ज़, अब पता कुछ नहीं है, एक पेशेंट आया है, फ़र्ज़ करें आपने उसका टेस्ट भी किया है, तो उसका शक है कि डेंगू है, प्लेटलेट्स जो है लाख से कम है, 90,000 हैं। तो अब आप उस पेशेंट को अगर आप एकदम ड्रिपें लगाना शुरू कर दें, तो और हमें नहीं पता कि भाई उसके अभी एब्डोमेन में पानी तो नहीं है। अब हमें क्लिनिकल का इतना तजर्बा नहीं अब आजकल होता, क्योंकि इतना ज़्यादा अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज ये इतने आम हैं कि क्योंकि इस पे वो इतना ज़्यादा फिर डॉक्टर्स तवज्जो नहीं देते और वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अब अल्ट्रासाउंड में दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाता है। तो इसलिए पेशेंट्स के लिए भी है कि चुप करके डॉक्टर के पास जाएं, और अगर डॉक्टर कहता है कि भाई आप वो ठीक हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कराया है, उसको एक्सरे कराया है, सीबीसी कराया है, सारे टेस्ट हैं, तो आप अपने शौकिया कहीं ड्रिपें ज़बरदस्ती किसी प्राइवेट जगह से कहीं से ना लगाएं। सरकारी तो यूजुअली इस तरह की चीज़ नहीं होती, उनको तो इसमें फ़ायदा कोई नहीं होता। प्राइवेट में लालच में हो सकता है कोई किसी को ड्रिप शिप फालतू लग जाए, तो उससे वो मुश्किल हो जाएगी उसको पानी को निकाल, पहले ही पानी लीकेज हो रही है और पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये देखिए ना, इसमें कुछ लोगों ने इस तरह भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, डोंट्स और जो डूज़ हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने नहीं करनी, पहले हम उसको बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले चलें थोड़ी सी ये बात पहले कर लेते हैं कि सपोर्टिव है जो इसमें मैनेजमेंट है, सपोर्टिव है। मतलब आप दर्द की दवाई दे दी, दर्द की दवाई सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते, क्योंकि पहले प्लेटलेट्स कम में है और ब्लड की लीकेज होने का ख़तरा है, ब्लड जो है वो हर जगह से निकल सकता है। तो आप ब्रूफन यानी आइबोप्रोफन और NSAIDs वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ आप इसमें पैरासीटामोल देंगे, ठीक है। और ये फीवर और पेन के लिए, और ये एंटीबायोटिक भी यही है, ठीक है। तो उसमें उसके बाद आ गया ये है, मैंने बताया NSAIDs नहीं देंगे, आइबोप्रोफन और एस्पिरिन कि ज़्यादा अवॉइड करनी है चाहिए ब्लीडिंग को। अच्छा जी, वो अगर ORS देंगे, BP कम हो रहा है, वो उसको फेंट हो रहा है, फलां जो है ना वीकनेस है, तो IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं। IV फ्लूइड कौन से देंगे, रिंगर्स या नॉर्मल सलाइन, और बड़ा देखभाल के देंगे हाइड्रेशन के लिए, जब आपको पता है कि इसमें लीकेज नहीं हो रही, इसके पेट में या फेफड़ों में पानी नहीं है, ठीक है जी। तो हाइड्रेशन और शॉक में है तो मैनेजमेंट के लिए। और ये ऑनडेस्ट्रोन जो आ गया, ये नोजिया वॉमिटिंग बहुत इसमें कॉमन है, बहुत नोजिया वॉमिटिंग होती है। और प्लेटलेट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ बड़ी सीवियर केसेस में होगा, ये नहीं देंगे, ये डोंट्स में आता है। लेकिन इसमें हमने ये एक हेडिंग तो आ जाएगी इसकी, वेज़ोप्रेसिन अगर BP बहुत कम हो रहा है तो डोपामिन वगैरह, ठीक है। एंटीबायोटिक कहाँ देंगे, सिर्फ जहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन, कि डेंगू में नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस डेंगू की कमज़ोरी की वजह से किसी का गला ख़राब हो गया, किसी को कुछ और हो गया, तो आप उसमें एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर मैंने बताया दिमाग पे भी चढ़ जाता है, बड़ी एंजाइटी डिप्रेशन, तो उसमें डायज़ीपम दे सकते हैं एंजाइटी और रेस्टलेसनेस के लिए, सेडेटिव्स जो देंगे। और बहुत ही ज़्यादा कई दफ़ा डेंगू के बाद, रिकवरी के बाद भी इतना बंदा वीक हो जाता है कि वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको आप एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं। ये SSRIs हैं, और मूड डिस्टर्बेंस और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और रिकवरी में ये एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं। तो इसी तरह ये इधर अलग-अलग मैंने लिखे थे कि ये डोंट जो है ना, कॉर्टिकोस्टीरॉइड जो हैं वो बड़े ध्यान से यूज़ करने चाहिए। अभी अंडर ये स्टडीज़ है कि भाई इसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। किसी की ये शुगर बढ़ा सकती है स्टीरॉइड्स, ये इसी की जो है ना ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा सकती है, सही है। तो इसलिए इसको देख ध्यान से। प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन जो है IV, वो तभी बहुत सीवियर शॉक वगैरह है जिसमें बहुत ही कम प्लेटलेट्स हैं, कोई 10,000 या उससे भी कम है, तो शायद वहाँ कंसिडर की जाएगी या वो ब्लड दिया जाएगा, ठीक है। और जो लाइट जो है हाफ सेलाइन या दूसरा जो IV फ्लूइड बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे,
ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी जो जो डूज़ हैं। तो बड़ा इस पे आपने मॉनिटर करना है, इस पे आपने जनाब क्रिटिकल जो पीरियड है उसको बड़े गौर से देखना है, और इसकी जो वाइटल साइन देखने हैं, इसकी स्ट्रेस अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तो हर वक्त आपने देखते रहा कि फ्लूइड लीकेज तो नहीं हो रही कोई, ये इसको ज़बरदस्त किस्म की मॉनिटरिंग और ज़बरदस्त किस्म का उसका ख्याल करना, नर्सिंग केयर, टॉप क्लास नर्सिंग केयर चाहिए। अच्छा जी, अब ये है कि डेंगू फीवर जो है इसको बचाया कैसे जा सकता। अब डेंगू फीवर होना ये चाहिए कि डेंगू फीवर को होने ना दिया जाए, क्योंकि डेंगू फीवर जो है वो साफ़ सुथरी जगहों पे चांस कम है होने का, क्योंकि जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग जगह होगी, आपको एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो बने निकलेगा और उधर वायरस भी अवेलेबल होगा, फिर ये इन्फेक्शन होगी। तो अब आ जाते हैं जी इन्फेक्शन पे। लो जी, जो वाटर टैंक्स हैं वो कई दफ़ा वाटर टैंक लगे होते हैं, ऊपर से खाली छत नहीं होती उसकी, उस पर कवर उड़ गया होता है वहाँ से, तो वो कवर रखना है, क्योंकि साफ़ पानी में एडीज इजिप्टाई बड़ी चेती से करता है। और ये आप ये देखें कि ये करता है, एक तो इसकी 4 फुट के करीब इसकी प्रवाज है, इससे नीचे नीचे रहता है। तो एक बंदा खड़ा 6 फुट का है तो उसको ऊपर उसको काटना मुश्किल है, उसके निचले से पैरों में, टांगों में, बाजू में, हाथों में काटने का चांस ज़्यादा है, मुंह पे कम है। अच्छा जी, उसके बाद तो क्या उससे साथ क्या होगा, वाटर टैंक्स के कवर हो गए, फुल स्लीव्स पहनेंगे, और ये दिन दिन को ज़्यादा ये एक्टिव होता है ये जो मॉस्किटो है, तो आप इसलिए शाम को ये जिन दिनों ज़्यादा हो तो बाहर इवनिंग वॉक वगैरह पे ना निकलें, मॉस्किटो के नेट्स यूज़ करें, जो खिड़कियाँ हैं उनमें जालियाँ लगी होनी चाहिए, स्क्रीन्स होनी चाहिए। आप बाहर निकलें तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट, यहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट लगा हो तो मॉस्किटो मेरे करीब भी नहीं आएगा। अच्छा जी, और स्टैगनेंट वाटर जो है वो एक जगह खड़ा ना रहें, आपके गमले में पानी है, किसी गुलदान में पानी है, 2-4 दिन बाद बदल दें उसको। टायर में पानी, खुला टायर पड़ा है और आपका पुराना टायर है, उसके अंदर जो थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है उसमें भी उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बारिश होगी तो उसके अंदर पानी आ जाएगा, उसको फ़ौरन निकालें। और मैंने बताया शॉपर भी पड़ा रहेगा ना बाहर, उसमें थोड़ी सी बारिश होगी, ओस पड़ गई तो उसमें थोड़ा सा पानी, उसमें भी ये मॉस्किटो हो जाता है। अच्छा जी, और क्या है, आप जिन दिनों ये एपिडेमिक हो रही है, एंडेमिक हुआ है, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखें, पानी पीते रहें, फल खाएं, जूसेस पिएँ, इम्यूनिटी बरकरार रखें, और जो अपनी सराउंडिंग्स हैं उनको बहुत साफ़ रखें। सफाई आपको पता है, हमारा तो मज़हब ये कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये सफाई का बहुत ख्याल रखना है हमने। अच्छा जी, हाँ जी, ये अर्ली मेडिकल जो है हेल्प लेनी है, तो ये मैंने फिर भी बताया कि बहरहाल ये बहुत हर जगह ये लिखा है तो हम भी मान लेते हैं गैडी, क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है कि इसमें ज़्यादा तो इलाज है नहीं, पैराडोल वगैरह ही खानी है, पैरासिटामॉल वगैरह, तो और खाना पीना है, रेस्ट करना है। तो बहरहाल अर्ली मेडिकल ऐप का ये फ़ायदा है कि आप कोई गलत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बाकी तो ट्रीटमेंट तो ऐसा आपने बहुत ज़्यादा होना नहीं, इनडोर्स रहना है, घर के अंदर रहें, कमरों के अंदर रहें, ठीक। और ये देखो ये जो कीप रूफ गटर क्लियर, ये जो परनाले होते हैं वो उसको भी हम साफ़ रखें, ताकि जो ही बारिश हो पानी सारा एकदम निकल जाए, नहीं तो पानी ऊपर खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे भी मच्छर जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, तो ये जो जितनी सर्च और करें डिस्ट्रॉय जो ब्रीडिंग साइट्स हैं मच्छरों की, वो आपने सारी डिस्ट्रॉय कर दी, ख़त्म कर देनी है। वही मैंने बताया, जैसे टायर, पानी, जहाँ पर भी होगा। सेल्फ प्रोटेक्शन मेजर्स हैं यही जो आपने ये रिपेलेंट लगाने हैं, लॉन्ग स्लीव्स पहननी है, नेट्स लगाने हैं, ठीक है, कमरों को बंद रखना है, खिड़कियाँ बंद रखनी है। और ये इनडिस्क्रिमिनेट जो है ना, फॉगिंग, हर जगह फॉगिंग लग रही है, फॉगिंग खुली सड़कों पे चल रही है, पोल्यूशन हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रहा है, तो फॉगिंग बड़े हिसाब से करनी है। तो वो ऐसे पागलों की तरह कई सोसाइटीज़ में हर वक्त हो रही होती है, तो वो उसको बड़ा सोच समझ के गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन लेके, हेल्थ डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फॉगिंग होनी चाहिए। और ये फिर वही सबसे इम्पोर्टेंट है, सीक अर्ली एडवाइस। सही है जी। तो जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे प्रिवेंशन करनी चाहिए, डेंगू से बचना चाहिए। और वही पानी शानी की, और ये हर बंदा जानता है, सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिस में, हर जगह गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा सर्वेस, बड़ी जगह अखबारों में, टीवी में मैसेजेस हैं
कि भाई आपने किस तरह मॉस्किटोज़ को उनकी साइट्स जो जहाँ वो करते हैं, जहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे ब्रीड होते हैं, उनको आपने कैसे डिस्ट्रॉय करना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, और उसके बाद अपने आप को बचाना कैसे है। और उसके बाद इसके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सहूलतें रखी होती हैं, हर अस्पताल में डेंगू के काउंटर्स होते हैं डेंगू, तो जब भी फ़ौरन मेडिकल एडवाइस लें और बेजा ऊट पटांग दवाइयाँ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और आईवी ड्रिप्स जो हैं वो बहुत बुरी हो सकती हैं, ये डेंगू में फजूल नहीं लेनी चाहिए। आप तकरीबन गोल दवाइयों से ज़्यादा हमारी आईवी ड्रिप्स चलती हैं, तो इसलिए आप पैरासीटामॉल इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द दूध के लिए। और ज़रा सा शक पड़े तो मैंने बताया गवर्नमेंट ने बड़ी सहूलत रखी हुई है कि ₹90 में अच्छी बड़ी जो है, अगर डॉक्टर ने लिख के दिया हो कि CBC फॉर डेंगू, तो ₹90 में वो अच्छी से अच्छी लेबॉर्ट्री CBC के टेस्ट करा देती है, तो वो कराएं और डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये सारी सूरत हाल है। और अभी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि डेंगू जो है वो थोड़े कुछ केसेस मैंने देखे हैं लाहौर में, और इतनी बारिशें हुई हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर ये एपिडेमिक आया तो उसका हमने बड़ा ध्यान करना चाहिए। और लगता है कि जैसे इस्लामाबाद में एपिडेमिक आया है, लेकिन होता यही है कि कुछ सालों के बाद एक एपिडेमिक आता है। मुझे नहीं आइडिया ये वाला साल है कि नहीं है, लेकिन जो उसकी पूरी तरह तैयारी है कि बारिशें भी हुई हैं, सब कुछ है, तो इसलिए हमें सारी एहतियात करनी चाहिए। और ये प्लीज़ आप ज़रा गौर से, जिसको भी ज़रा सा शक हो तो आप ज़रूर हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया जी।